हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजित यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरसीसी में यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 में जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हमें पढ़ना है। ये चैप्टर, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हमें ये जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। और इस चैप्टर में हमें जो है 3 टॉपिक कवर करना है, वो है सिंगली बीम, डबली बीम और टी बीम। ये 3 टॉपिक हमें कवर करना है इस चैप्टर में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यार जिस लेक्चर में सिंगली बीम, तो हम सिंगली बीम स्टार्ट करेंगे। सिंगली बीम, ठीक है। सिंगली बीम, देखिए सिंगली बीम क्या होता है। अब जो बीम होता है, बीम में 2 एरिया होता है, कंप्रेसिव एरिया और टेंसाइल एरिया। अगर इसके क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए तो यहां पर 2 एरिया है इसका, कंप्रेसिव एरिया एंड टेंसाइल एरिया। अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम की बात की जा रही है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका न्यूट्रल एक्सिस कहीं ना कहीं पर एक्सिस यहां पर होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर का एरिया होता है वो एरिया कहलाता है कंप्रेसिव एरिया। ये जो एरिया है पूरा आपका, ये है कंप्रेसिव एरिया। और न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे का एरिया है ये होता है टेंसाइल एरिया, ठीक है। तो जब टेंसाइल एरिया में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि मेन बार प्रोवाइड किया जाता है, तो उस बीम को बोलते हैं सिंगली बीम। जब कंप्रेसिव एरिया और टेंसाइल एरिया दोनों एरिया में मेन बार प्रोवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डबली बीम। तो सिंगली बीम में यदि देखा जाए, होता क्या है कि कंप्रेसिव एरिया में जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव लोड को बहुत अच्छे से बियर कर लेता है, लेकिन टेंसाइल एरिया में जो टेंशन लोड लगता है उसको कंक्रीट बियर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ कंप्रेसिव लोड का 10% ही, यानी कंक्रीट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसका सिर्फ 10% ही इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। इसलिए टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए यहां पर मेन बार प्रोवाइड किया जाता है। स्टील बार एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल लोड दोनों को बियर कर लेता है। तो यहां पर हमें टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए यहां पर हम मेन बार प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि मान लीजिए लोड ज्यादा हो गया, कंप्रेसिव लोड ज्यादा हो गया और कंक्रीट उसको सहन नहीं कर पा रही है, तो कंप्रेसिव एरिया में भी मेन बार प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट सिंगली बीम एक ऐसा बीम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल एरिया में ही मेन बार प्रोवाइड किया जाता है, कंप्रेसिव एरिया में नहीं किया जाता है। बट आपको प्रैक्टिकली देखने में मिलेगा कि कंप्रेसिव एरिया में भी मेन बार प्रोवाइड किया गया रहेगा, बट वो मेन बार नहीं होता है, वो एंकर बार होता है। एंकर बार का काम सिर्फ इतना होता है कि यहां पर जो हम शियर रेनफोर्समेंट यूज किए हुए हैं, जो शियर बार स्टीरअप्स यूज किए हुए हैं, उसको अपने पोजीशन पे टिकाए रखने के लिए एंकर बार प्रोवाइड किया जाता है। वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, वो हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकली आपको यही देखने में मिलेगा कि आपको कंप्रेसिव एरिया, टेंसाइल एरिया दोनों में ही आपको स्टील बार प्रोवाइड किया गया रहेगा उसमें। लेकिन आप समझ जाएंगे कि मेन बार सिर्फ टेंसाइल एरिया में है, कंप्रेसिव एरिया में जो है सिर्फ और सिर्फ एंकर बार यूज किया गया है, जो कि स्टीरअप्स को टिकाने के लिए है वो। तो सिंगली बीम की बात करते हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका। तो ये पूरा हो गया आपका टेंसाइल एरिया, ये हो गया कंप्रेसिव एरिया, न्यूट्रल एक्सिस। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस, इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस को, उदासीन अक्ष। देखिए जो बीम होता है इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यदि देखा जाए
तो जब ऊपर से लोड लगता है, यहां पर आप समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए कोई बीम है और ये बीम जो होता है कई लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। जब इसके ऊपर कोई लोड लगता है तो ये बीम कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाती है, इस प्रकार से बेंड हो जाती है। तो यहां पर आप देखिए जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसमें सबसे ज्यादा कंप्रेशन हुआ है और जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसमें सबसे ज्यादा टेंशन हुआ है। तो यदि इसके कई लेयर की बात किया जाए, छोटे छोटे कई सारे लेयर यहां बने हुए हैं, तो हर लेयर में कंप्रेसिव हुआ है, टेंशन हुआ है। यहां पर जब ऊपर से आप देखेंगे तो कंप्रेसिव सबसे ज्यादा हुआ, फिर नीचे वाले में कंप्रेशन कुछ कम हुआ, फिर नीचे वाले में और कम हुआ, फिर नीचे में और कम हुआ, फिर एक ऐसा एक्सिस आपको मिलेगा जहां पर कंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जीरो है वहां पर, और फिर वहीं से टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है और प्रत्येक लेयर में टेंशन बढ़ता हुआ चला जाता है और नीचे जाके सबसे ज्यादा टेंशन हो जाता है। तो एक ऐसा यहां पर जो लेयर था जहां पर कंप्रेशन और टेंशन दोनों जीरो था, एक ऐसा एक्सिस जहां पर कंप्रेशन और टेंशन दोनों नहीं होता है, उस एक्सिस को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर तो एक लेयर की बात किया गया है, तो यहां पर न्यूट्रल लेयर है। उस न्यूट्रल लेयर को यदि हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो उस न्यूट्रल लेयर से जो आपको एक, जब क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो एक पॉइंट की तरह दिखेगा जिसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी न्यूट्रल लेयर पर, न्यूट्रल लेयर पे क्रॉस सेक्शन में आप जो देखेंगे तो क्या दिखेगा, न्यूट्रल एक्सिस दिखेगा। तो आपको समझ में आ गया है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया क्या था, कंप्रेशन एरिया, नीचे वाला एरिया कैसा था, टेंसाइल एरिया था आपका वो। और यदि कैंटिलीवर की बीम की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। कैंटिलीवर में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया टेंसाइल एरिया हो जाता है और उसके न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का एरिया जो होता है वो कंप्रेसिव एरिया हो जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया था, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में इस प्रकार से सपोर्ट होता है, तो जैसा बेंड होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। बट कैंटिलीवर में सपोर्ट ऐसा नहीं होता है, कैंटिलीवर में क्या होता है, इस प्रकार से सपोर्ट होता है। तो जब यहां पर कोई लोड लगता है तो वो कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाता है, इस प्रकार से बेंड होता है। तो जस्ट सिंपली सपोर्टेड बीम सिंपली में ऐसे बेंड हुआ था और कैंटिलीवर में इस प्रकार से बेंड हो रहा है। यहां ऊपर वाली लेयर में सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा है और नीचे वाली लेयर में सबसे ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है। तो इसलिए कैंटिलीवर बीम के केस में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया टेंशन हो जाता है और नीचे वाला एरिया कंप्रेशन हो जाता है। और सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर का एरिया होता है वो कंप्रेसिव एरिया और नीचे वाला एरिया टेंसाइल एरिया होता है। ठीक है, तो मानते हैं ये बीम का कोई क्रॉस सेक्शन है, बीम का कोई क्रॉस सेक्शन है। इस बीम का ब्रेड्थ मान लीजिए आपका बी है, स्मॉल बी है, मान लिया इसको, एंड टोटल डेप्थ ऑफ बीम कैपिटल डी है, टोटल ऑफ बीम कैपिटल डी है। एक बीम हमने ले लिया जिसकी साइज बी इंटू डी है, स्मॉल बी एंड कैपिटल डी। तो मैं आपको यहां पे क्या बता रहा हूं, न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। न्यूट्रल एक्सिस दो प्रकार का होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो दोनों के बारे में आज मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं इस लेक्चर में। तो यहां पे लिख दूंगा मैं, लेट माना b इज इक्वल टू विड्थ ऑफ बीम, या हम ऐसे लिख दे रहे हैं, विड्थ ऑफ बीम धरन की चौड़ाई स्मॉल बी। ठीक है, धरन की कुल गहराई, टोटल डेप्थ ऑफ बीम, टोटल डेप्थ ऑफ बीम यानी धरन की कुल गहराई कैपिटल डी। ठीक है, यहां जो स्टील बार प्रोवाइड किया गया है इसके सेंटर तक और बीम के टॉप से, टॉप के फेस से, यहां से जो गहराई होता है, डेप्थ होता है, उसे मान लीजिए स्मॉल डी है। इसे बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव
डेप्थ ऑफ बीम, दोनों में अंतर है। टोटल डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ में अंतर है। धरन की प्रभावी गहराई स्मॉल डी, यदि हम बीम के नीचे बॉटम फेस तक डेप्थ लेते हैं तो कैपिटल डी है, यानी टोटल डेप्थ होता है। और जो नीचे मेन बार प्रोवाइड किया गया उसके सेंटर तक लेते हैं तो स्मॉल डी होता है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर जो आपने स्टील बार प्रोवाइड किया गया है वो है एएसटी, एरिया ऑफ स्टील एएसटी प्रोवाइड किया गया है। एरिया ऑफ स्टील इस्पात का क्षेत्रफल एएसटी। ठीक है, तो ये तो मैंने मान लिया यहां पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रल एक्सिस की। न्यूट्रल एक्सिस दो प्रकार का होता है। एक बार मैं फिर से डिफाइन करूंगा न्यूट्रल एक्सिस को। यह एक ऐसा एक्सिस होता है जो कि बीम को दो भागों में बांटता है, कंप्रेसिव एरिया और टेंसाइल एरिया में। न्यूट्रल एक्सिस बताता है कि ये कंप्रेसिव एरिया है और ये टेंसाइल एरिया है। ठीक है, और इस एक्सिस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों जीरो होता है, दोनों ही जीरो होता है। यदि बीम स्टील का बना हुआ है या स्टोन का बना हुआ है या किसी टिम्बर का बना हुआ है, यानी एक ही होमोजीनियस मटेरियल से बना हुआ है, समांगी पदार्थ से बना हुआ है, तो न्यूट्रल एक्सिस हमेशा बीम के बीच में होगा, सेंटर में होगा, बीम के सेंटर में होगा। बट यदि वही बीम नॉन होमोजीनियस है, यानी अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनाया गया है, जैसे आरसीसी में कंक्रीट भी है और स्टील बार भी है, तो ये नॉन होमोजीनियस है, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो यहां पर हमें वही पोजीशन फाइंड आउट करना होता है कि न्यूट्रल एक्सिस कहां पर स्थित है। इसलिए हमें आरसीसी में जो है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में हमें पोजीशन उसकी निकालनी होती है कि कहां पर ये स्थित है, क्योंकि ये कहीं भी स्थित हो सकती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड सेकंड होता है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब इन दोनों का यहां पर हमें सिलेबस में जो है आपके फॉर्मूले हैं, दोनों के फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, और एक एक लाइन इनको भी मैं डिफाइन करूंगा कि यदि आपको इनका डेफिनेशन बताना है तो किस प्रकार आप बताएंगे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रांतिक बल शून्य रेखा एक आप डेप्थ मान लीजिए, माना डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसको CNA भी शॉर्टकट में बोलते हैं, CNA। ठीक है, तो किसी भी बीम का, यानी इस बीम का क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए यहां पर फॉर्मूले का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे m सिग्मा CBD अपान में m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। CNA का फॉर्मूला होता है m सिग्मा CBD अपान m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। ठीक है, x क्या है, यहां पर हम CXC लिख सकते हैं, XC का मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, बट मैं आपको यहां पे सिर्फ x बताऊंगा और इसको आप माइंड में रखेंगे कि आपका ये जो है XC है, ये आपका। ठीक है, क्या है ये
XC है आपका, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वाले को भी हम X ही मान लेंगे और फॉर्मूले में हर जगह एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का ही यूज किया जाता है, वो आपको मैं बता दूंगा। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं वो समझ लीजिए, जहां M क्या है, मॉड्यूलर रेशियो, सिग्मा CB सिग्मा ST क्या है, स्ट्रेस है आपका। तो सिग्मा CB क्या है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेस है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का संपीड़न प्रतिबल है ये, कंक्रीट का संपीड़न प्रतिबल है आपका ये, संपीड़न प्रतिबल, ठीक है। इसके लिए आप IS कोड तो यूज करेंगे ही, वहां पर सिग्मा CB का वैल्यू मिल जाएगा, जिस भी ग्रेड की कंक्रीट यूज की जाएगी उस ग्रेड का हम सिग्मा CB का वैल्यू लेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, यदि M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है, यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 का यूज किया गया है, तो इसके लिए जो सिग्मा CB का वैल्यू होगा वो होगा 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एंड यदि मान लीजिए M20 का यूज किया गया है तो सिग्मा CB का वैल्यू हो जाएगा 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू आप IS कोड से भी ले सकते हैं। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए बात किया जा रहा है आपका, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार जो सिग्मा ST है, सिग्मा ST होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ टेंशन बार या मेन बार इन टेंशन एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील है। चलिए यहां पर स्टील तो एक ही यूज किया गया है, इस्पात का तनन प्रतिबल, इसके लिए भी ऐसे ही ग्रेड दिया गया है। मान लो Fe 250 का ग्रेड यूज करते हैं आप, यदि Fe 250 का ग्रेड का यूज करते हैं तो Fe 250 के लिए सिग्मा ST का वैल्यू जो होता है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और यदि मान लीजिए Fe 415 ग्रेड का स्टील यूज किया गया है तो सिग्मा ST का वैल्यू 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई सिग्मा CB सिग्मा ST का। ये आपको याद भी होना चाहिए, कितनी बार आप IS कोड देखेंगे, क्योंकि जनरली जो होता है M15 M20 M25 यही ग्रेड यूज किया जाएगा कंक्रीट का, और स्टील में भी Fe 250 Fe 415 ही यूज किया जाएगा। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है आपका मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो मापांक अनुपात। ये मॉड्यूलर रेशियो डिपेंड करता है कंक्रीट के ग्रेड पे। तो कंक्रीट का ग्रेड फॉर M15, यदि M15 यूज किया गया है, यदि M15 यूज किया गया है तो इसके लिए मॉड्यूलर रेशियो का मान 18 होता है। यदि M20 यूज किया गया है तो मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू 13 होता है, 13.66 समथिंग होता है, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूलर रेशियो। बी आप जानते हैं, सॉरी ये सिग्मा CB एक ही शब्द है, ध्यान देना, सिग्मा CB अलग अलग मत समझ लीजिएगा। सिग्मा CB एक ही है, सिग्मा ST एक ही शब्द है आपका। M मैंने आपको बता दिया, D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो इस प्रकार आप निकालेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। यदि आपको इसे डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर देखो इस फॉर्मूले में क्या है कि सिग्मा CB सिग्मा ST यूज किया गया है, यानी कि स्ट्रेस यूज किया गया है, प्रतिबल यूज किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबल के आधार पर निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। या कह सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस के बेस पर निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस की गहराई क्या कहलाएगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। फिर रिपीट करूंगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस के बेस पे के आधार पे निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। अब मैं बात करूंगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस
वास्तविक बल शून्य रेखा इसको XA कह सकते हैं आप, XA। ठीक है, इसका एक लाइन का डेरिवेशन है, मैं आपको बता देता हूं कैसे फॉर्मूला बनता है, क्योंकि आगे काम आएगा आपको। कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट इज इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मोमेंट। इतनी सी बात आप ध्यान में रखिए। मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया, मोमेंट एरिया ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट एरिया ऑफ टेंसाइल एरिया। देखिए, मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट यहां फोर्स नहीं लेके चलेंगे, हम एरिया लेके चलेंगे। एरिया के अबाउट में मोमेंट निकाल रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, देखिए मोमेंट एरिया ऑफ कंप्रेसिव एरिया, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कंप्रेसिव एरिया की जब बात की जाएगी तो कंप्रेसिव एरिया कितना है, B इंटू एक्स, B इंटू एक्स। ये हो गया मोमेंट एरिया B इंटू एक्स। कंप्रेसिव एरिया कितना है, B इंटू एक्स। एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो कहां पे लेंगे, न्यूट्रल एक्सिस तक का हम लेंगे। कहां से, इस एरिया के सेंटर से, इस एरिया के सेंटर से। देखिए एरिया हो गया B इंटू एक्स इंटू डिस्टेंस, जब डिस्टेंस लेंगे तो इसी एरिया के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का लेंगे, यानी x/2। ये डेप्थ लेंगे x/2 इज इक्वल टू मोमेंट एरिया ऑफ टेंसाइल एरिया। तो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंसाइल एरिया, तो टेंसाइल एरिया लीजिए, तो टेंसाइल एरिया ये है पूरा आपका। लेकिन ये पूरा एरिया नहीं लेके चलते हैं। क्यों नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि यहां पर भी टेंसाइल एरिया है, जरूरी है, बट यहां पे कंक्रीट है। तो कंक्रीट जो होता है वो टेंशन लोड को बियर नहीं कर रहा है, सिर्फ जो स्टील बार प्रोवाइड किया गया है वो टेंसाइल लोड को बियर कर रहा है। इसलिए टेंसाइल एरिया में हम सिर्फ और सिर्फ AST लेके चलेंगे। तो टेंसाइल एरिया क्या है आपका, AST। लेकिन इसको हम कंक्रीट के इक्विवेलेंट बना के लेके चलते हैं, तो मॉड्यूलर रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, MAST। ये एरिया लेके चलेंगे। AST क्या है, सिर्फ एरिया ऑफ स्टील है, बट MAST क्या है, यह कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरिया होता है। तो हम MAST लेके चलते हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस लेंगे तो इस एरिया ऑफ स्टील के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे यहां तक की। जैसे कंप्रेसिव एरिया लिया तो कंप्रेसिव एरिया के सेंटर से डिस्टेंस लिया, ऐसे जब टेंसाइल एरिया लेंगे तो टेंसाइल एरिया का सेंटर तो यहीं पर है, तो यहां से ये डिस्टेंस लेंगे। पूरे को हम कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ एरिया ऑफ स्टील को कंसीडर करते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक देखिए D है, D में से x हटा देंगे, D माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका D माइनस एक्स। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है bx स्क्वायर अपान में 2 इज इक्वल टू MAST D माइनस एक्स। ये हो गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है, इसका डेफिनेशन क्या बनता है, देखिए इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ स्टील यूज किया गया है, B और D यूज किया गया है, यानी साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम कह सकते हैं कि बीम के क्रॉस सेक्शन के साइज के आधार पर और एरिया ऑफ स्टील के आधार पर निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, बीम के साइज के आधार पर, यानी बीम के क्रॉस सेक्शन का जो साइज है और एरिया ऑफ स्टील के बेस पे निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। फॉर्मूले में आगे जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह सब निकालेंगे तो वहां पर हर जगह एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू ही यूज किया जाता है। हालांकि हमारे पास दो एक्स है, क्रिटिकल भी एक्चुअल भी, बट हम हमेशा एक्चुअल यूज करते हैं। इस बात को हमेशा आप नोट करके रखना। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का, यानी CNA और ANA। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। वहां पर हम बताएंगे आपको कि कंप्रेसिव एरिया में मूवमेंट ऑफ
रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और टेंसाइल एरिया में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों के फॉर्मूले बनेंगे जिसके बेस पे आपको पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल लगाना होगा। फिर मैं मिलता हूं, धन्यवाद।